आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के सेक्शन नंबर 10 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना शुरू करेंगे। अगर आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए बुक्स चाहिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या फिर आपको थ्योरी वाली बुक्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए साइट के लिंक से आप ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अगर साइट से आप ऑर्डर नहीं कर पाए तो बुक लेने के लिए भी आप हमें डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत की है, पौधे लगाने की। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़े, आप साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 10 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का किस चीज के रिलेटेड है? प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, निषेध एवं प्रतिबंध। सेक्शन नंबर 10 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। डाकघर गाइड भाग 2 का खंड 10 किससे संबंधित है? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अबाउट प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, निषेधों और प्रतिबंधों के बारे में। रूल नंबर 188 है इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, निषेधों और प्रतिबंधों के बारे में परिचय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? द पोस्ट ऑफिस undertakes no responsibility if postal articles already booked are detained, confiscated or otherwise dealt with according to the law in India। यदि किसी आर्टिकल की बुकिंग के बाद उस आर्टिकल को भारत में किसी कानून के अनुसार रोक लिया जाता है या जब्त कर लिया जाता है या अन्य किसी तरीके से उसका निपटान कर दिया जाता है तो डाकघर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। The post office undertakes no responsibility if postal articles already booked are detained, confiscated or otherwise dealt with according to the law in the foreign country। यदि किसी आर्टिकल की बुकिंग के बाद, मान लीजिए भारत में एक डाक वस्तु की बुकिंग होती है और वो आर्टिकल फॉरेन कंट्री के लिए भेजा जाता है, तो इस तरह की बुकिंग वाले आर्टिकल को अगर फॉरेन कंट्री में किसी कानून के अनुसार रोक लिया जाता है या जब्त कर लिया जाता है या अन्य किसी और तरीके से उसका निपटान कर दिया जाता है तो डाकघर इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। नो क्लेम फॉर रिफंड्स ऑफ पोस्टेज और कंपनसेशन विल बी एंटरटेन्ड इन सच केसेस। और इस तरह के मामलों में जब इस तरह से आर्टिकल को रोक लिया जाएगा या जब्त कर लिया जाएगा, ना ही कोई पोस्टेज चार्जेस के रिलेटेड रिफंड मिलेगा और ना ही इस तरह के आर्टिकल्स के लिए कोई मुआवजा दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 189 है जर्नल अबाउट प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न होने वाले निषेधों के बारे में सामान्य जानकारी। प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग यूपीयू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन सहित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न होने वाले निषेध कितने प्रकार के हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 3 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी प्रोहिबिशंस किसके संबंध में उत्पन्न होती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संबंध में अराइज होती हैं, वो प्रोहिबिशंस कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोहिबिशन अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न होने वाला निषेध नहीं है? जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया, 3 तरह के निषेध उत्पन्न होते हैं, उनमें से ये वाला नहीं है। प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ द इंटरनल लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्रीज। तो इसमें 3 प्रकार की जो प्रोहिबिशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ द नेचर और कैटेगरी ऑफ द आइटम, वस्तुओं की प्रकृति या श्रेणी से उत्पन्न होने वाले निषेध। ये किस तरह के निषेध होते हैं? आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे।
Prohibitions of a general nature intended to ensure safety and to protect postal equipments and other postal articles। कुछ ऐसे निषेध होते हैं जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं ताकि किसी भी डाक कर्मचारी को, डाक उपकरण को या अन्य किसी डाक वस्तु को कोई नुकसान न पहुंचे। उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से कुछ रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशंस लगाए जाते हैं। सर्टेन जर्नल प्रोहिबिशंस हैविंग ब्रॉड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और कुछ व्यापक सामाजिक उद्देश्यों की वजह से भी प्रोहिबिशंस लगाई जाती हैं। रूल नंबर 190 है प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ नेचर ऑफ कैटेगरी। तो जैसे हमने किया 3 तरह की प्रोहिबिशंस हैं। तो पहली प्रोहिबिशन किस चीज़ के बारे में की? श्रेणी की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले निषेध। Some countries allow single communication and parcel in foreign post। कुछ देश विदेशी पार्सल में एकल संचार की अनुमति देते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सही है, देते हैं। Foreign letters should not contain communication to person other than the addressee। विदेशी पत्र में, फॉरेन लेटर में प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का पत्राचार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉरेन लेटर में सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए संचार या कम्युनिकेशन होना चाहिए जो उस लेटर का एड्रेसी होगा। प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का संचार फॉरेन लेटर में नहीं होना चाहिए। करंट एंड पर्सनल कम्युनिकेशन इज अलाउड इन प्रिंटेड पेपर्स। मुद्रित पेपर में वर्तमान और व्यक्तिगत संचार की अनुमति है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो कोई भी प्रिंटेड पेपर में आप करंट या पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार नहीं भेज सकते हैं। तो ये किस तरह की प्रोहिबिशन है? अराइजिंग आउट ऑफ द नेचर ऑफ कैटेगरी। किस तरह का आर्टिकल है, इसकी नेचर ऐसी है, इसमें ये वाला सामान आप भेज सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे प्रिंटेड पेपर है, तो प्रिंटेड पेपर की श्रेणी ऐसे आर्टिकल्स की श्रेणी है जिसमें कोई भी करंट या पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। Which of the following may be sent in small packets? इनमें से किसे स्मॉल पैकेट्स में भेजा जा सकता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी नेचर कैसी हो? इन नेचर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरेस्पोंडेंस। वर्तमान या व्यक्तिगत प्रकृति के पत्राचार के दस्तावेज आप स्मॉल पैकेट में नहीं भेजेंगे। एनी टेप, डिस्क, रिकॉर्डिंग मीडिया कंटेन पर्सनल मैसेज। कोई भी टेप है, डिस्क या रिकॉर्डिंग मीडिया है जिसमें व्यक्तिगत पत्राचार हो, उसको भी डाक के माध्यम से स्मॉल पैकेट्स के रूप में नहीं भेजा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्रिंटेड पेपर्स में कंटेन लूज एडवर्टाइजमेंट शीट्स। मुद्रित पेपर में खुले विज्ञापन पत्रक भेजे जा सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्रिंटेड पेपर्स में लूज एडवर्टाइजमेंट शीट्स नहीं होनी चाहिए। Which is allowed in foreign blind literature पैकेट। विदेशी अंध साहित्य पैकेट में किस चीज़ की अनुमति है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। इसमें रिटन मटेरियल या प्रिंटेड मटेरियल दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो किस लिपि में होनी चाहिए? ब्रेल लिपि में होनी चाहिए। Small packets to foreign countries containing any document of personal correspondence are prohibited under which of the following category? व्यक्तिगत पत्राचार के किसी भी दस्तावेज के साथ विदेश जाने वाला स्मॉल पैकेट किस श्रेणी के तहत प्रतिबंधित माना जाएगा? कि जो स्मॉल पैकेट है, स्मॉल पैकेट में क्या नहीं होना चाहिए? कोई ऐसा दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत पत्राचार हो। और ये किस प्रोहिबिशन के अंडर आता है? कौन सी टाइप की प्रोहिबिशन के अंडर आता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्रोहिबिशन अराइजिंग आउट ऑफ द नेचर ऑफ आर्टिकल। लेख की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले निषेध के अंतर्गत आता है। प्रावधान नहीं आएगा, प्रोविजन नहीं, प्रोहिबिशन आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Letters should not contain communications addressed to persons other than the addressee or person living with him comes under which prohibition? पत्रों में प्राप्तकर्ता या उसके साथ रहने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित संचार नहीं होना चाहिए। और ये किस निषेध के अंतर्गत आता है? प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ द नेचर और कैटेगरी ऑफ आइटम। तो ये भी कौन सी प्रोहिबिशन है? वस्तुओं की प्रकृति या श्रेणी से उत्पन्न होने वाले निषेधों के अंतर्गत आता है कि पत्र में प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता के साथ रहने वाले किसी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई भी कम्युनिकेशन या संचार नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 191 है
प्रोहिबिशन इंटेंडेड टू एंश्योर द सेफ्टी, निषेध जिनका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग क्रिएचर्स मे बी ट्रांसमिटेड बाई फॉरेन पोस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्राणी विदेशी डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। तो फॉरेन पोस्ट के माध्यम से जीवित मधुमक्खियां, जोंक, रेशम के कीड़े, इन सारी चीजों को भेजा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। All living creatures are prohibited for transmission through post except bees, leeches and silkworms. मधुमक्खियों, जोंक, रेशम के कीड़ों को छोड़कर सभी जीवित प्राणियों को डाक द्वारा प्रसारण से प्रतिबंधित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉरेन पोस्ट के माध्यम से कौन से लिविंग एनिमल्स आप भेज सकते हैं, जीवित प्राणी भेज सकते हैं? तो जीवित मधुमक्खियां, जोंक और सिल्कवॉर्म, इन तीनों को भेजने की अनुमति है। इसके अलावा और कोई भी लिविंग क्रिएचर फॉरेन पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। इफ एन आर्टिकल कंटेनिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड which is brought to the counter by customer, it can be refused under which of the following। तो एक शार्प इंस्ट्रूमेंट है, तीखा उपकरण है, क्योंकि तीखा उपकरण है तो किसी को भी चोट उससे लग सकती है, कस्टमर के द्वारा उसे काउंटर पर बुकिंग के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे मना कर दिया जाएगा, इसकी बुकिंग नहीं की जाएगी। और किसके तहत मना किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रोहिबिशन विच इज इंटेंडेड टू एंश्योर सेफ्टी। तो ये निषेध है जिसका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, निषेध लगाए जाते हैं। उसके तहत ये आता है कि कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको आप अगर डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत करते हैं, वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं है तो उसकी बुकिंग नहीं की जाएगी, उसको डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है अगर वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया गया है तो उसको डाक के माध्यम से भेजने की अनुमति होगी, अदरवाइज उसको भेजने की अनुमति नहीं होगी। और किसके तहत? ऐसे प्रोहिबिशंस, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस या ऐसे निषेध जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। It is prohibited to transmit articles of value like coins, bank notes and uninsured articles comes under which prohibition? बिना बीमा वाली वस्तुएं जिनमें सिक्के, बैंक नोट या इस तरह की कोई मूल्यवान वस्तुओं को आप प्रसारित नहीं कर सकते हैं, और ये भी किस निषेध के तहत आता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्रोहिबिशंस ऑफ अ जर्नल नेचर इंटेंडेड टू एंश्योर सेफ्टी एंड टू प्रोटेक्ट पोस्टल इक्विपमेंट्स एंड अदर पोस्टल आर्टिकल्स, तो ये भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया जाने वाला निषेध है। अब इसमें क्या सुरक्षा आ जाएगी? क्योंकि आप अगर मूल्यवान सामान बिना बीमे वाली वस्तु में भेजते हैं तो सामान चोरी होने का खतरा रहता है। तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रोहिबिशन लगाई गई है कि अगर आपने कोई भी सिक्के, बैंक नोट या इस तरह का मूल्यवान सामान डाक के माध्यम से भेजना है तो उसे अनइंश्योर्ड आर्टिकल के रूप में नहीं भेजना है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 192 है प्रोहिबिशंस इंटेंडेड फॉर सर्टेन स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए लगाए गए प्रतिबंध। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड, इनमें से कौन सा निषिद्ध है? ओपियम, एक्सप्लोजिव, इंडिसेंट बुक्स, इन सबको डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। तो ये किसके तहत नहीं भेजे जाते हैं? कौन सी प्रोहिबिशन है? इंटेंडेड फॉर सर्टेन स्पेशल ऑब्जेक्टिव, कुछ विशेष उद्देश्य से लगाए जाने वाले निषेधों के तहत ये आता है, प्रतिबंधों के तहत ये आता है। Opium, morphia, cocaine, and narcotics are prohibited by foreign post except in which of the following cases? आप डाक के माध्यम से अफीम, मोर्फिया, कोकीन या नशीले पदार्थ नहीं भेज सकते हैं, किन चीज़ों को छोड़कर? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। अगर कंसाइनमेंट इन इंश्योर्ड बॉक्सेस फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पसेस, अगर ये जो कंसाइनमेंट है, खेप है जिसमें ओपियम, मोर्फिया, कोकीन या नारकोटिक्स हैं, इनको इंश्योर्ड बॉक्सेस में मेडिकल या साइंटिफिक पर्पस के लिए भेजा जाता है, और किसके अकॉर्डिंग भेजा जाता है? डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 के तहत भेजा जाता है, इसके अनुसार भेजा जाता है, तब इनको डाक के माध्यम से भेजने की अनुमति होगी, अदरवाइज इनको डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा।
It is prohibited to include in all types of foreign postal articles opium, morphine, cocaine and narcotics comes under which prohibition. यहाँ पे prohibition आएगा सभी प्रकार की विदेशी डाक वस्तुओं में अफीम, मोरफिन, कोकीन तथा नशीले पदार्थों को शामिल करना प्रतिबंधित है। और ये किस प्रोहिबिशन या किस निषेध के तहत आता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सर्टेन जनरल प्रोहिबिशंस हैविंग ब्रॉड सोशल ऑब्जेक्टिव, व्यापक सामाजिक उद्देश्यों वाले कुछ सामान्य निषेधों के तहत आता है। क्योंकि आप इस तरह की कोई भी चीज़ भेजेंगे, अब मेरे जैसा कोई निषेधी होगा तो वो क्या करेगा, उसमें से निकाल सकता है सामान को और खुद यूज़ कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। और ये किस प्रोहिबिशन के अंडर आता है? हैविंग ब्रॉड सोशल ऑब्जेक्टिव, व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के संबंध में कुछ निषेध लगाए जाते हैं, उसमें ये शामिल है। Postal articles containing indecent or obscene printing, painting, lithograph, engraving or book or card, and articles having thereon or on the cover thereof any words, marks or designs of an indecent, obscene, scurrilous, seditious, threatening or grossly offensive character are not admitted for transmission by foreign post comes under which prohibition? अभद्र या अश्लील मुद्रण, पेंटिंग, लिथोग्राफ, उत्कीर्णन या पुस्तक या कार्ड युक्त डाक वस्तुएं तथा उन पर या उनके कवर पर अगर अभद्र, अश्लील, अपमानजनक, राजद्रोही, धमकी भरे, घोर आपत्तिजनक चरित्र के शब्द या डिजाइन है तो इस तरह की डाक वस्तुएं डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाएंगी। और किस प्रोहिबिशन के अंडर आता है? सर्टेन जनरल प्रोहिबिशंस हैविंग ब्रॉड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे निषेध जो व्यापक सामाजिक उद्देश्यों की वजह से लगाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। रूल नंबर 193 है जनरल अबाउट प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनल लेजिस्लेशन, आंतरिक कानून से उत्पन्न निषेधों के बारे में सामान्य जानकारी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग फॉरेन पोस्ट, विदेशी डाक के बारे में भारत के आंतरिक कानून निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें इंटरनल लेजिस्लेशंस की, जो भारत के इंटरनल लेजिस्लेशन है फॉरेन पोस्ट के संबंध में, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। उसमें इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है, कस्टम एक्ट 1962 आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट भी शामिल है। but are covered under the control based on the Indian Customs Act 1962, भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत नियंत्रण के अंतर्गत क्या शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल है जो इंडियन कस्टम एक्ट 1962 है? इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इसके तहत आयात और निर्यात शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा इंश्योरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, इसके अलावा आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना। एंश्योरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना। ये सारी चीज़ें इंडियन कस्टम एक्ट 1962 में आती हैं। रूल नंबर 195 है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय कस्टम्स एक्ट 1962, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। Which of the following empowers the government to prohibit import of certain goods, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार को कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है? सेक्शन नंबर 11 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके तहत सरकार को कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिलता है? तो कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन नंबर 11 के तहत मिलता है। एनी टिकट, प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट relating to a lottery or any other matter descriptive or otherwise relating to a lottery which is circulated to act as an inducement to persons to participate in that lottery is, लॉटरी से संबंधित कोई भी टिकट, कोई भी प्रस्ताव या विज्ञापन या लॉटरी से संबंधित कुछ ऐसा सामान जो उस लॉटरी में भाग लेने के लिए किसी को प्रेरित करता है, प्रलोभित करता है, ये किसके तहत प्रोहिबिट, इसके लिए क्या आ जाएगा? इसको प्रोहिबिट माना जाएगा। इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड वेयर द लॉटरी इज ऑर्गेनाइज्ड और ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज या ऑथराइज लॉटरी के संबंध में इसे प्रोहिबिट नहीं माना जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
तो कोई भी टिकट, कोई भी प्रपोजल या एडवर्टाइजमेंट जो किसी लॉटरी से संबंधित है उसको क्या माना जाएगा, प्रोहिबिट माना जाएगा, डाक के माध्यम से भेजने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी इस तरह की चीज़ सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज या ऑथराइज की जाती है, यानी कि कोई लॉटरी सरकार अगर ऑथराइज या ऑर्गेनाइज करती है, उससे संबंधित टिकट, प्रपोजल या एडवर्टाइजमेंट को डाक के माध्यम से भेजने की अनुमति रहेगी। It is prohibited to send any newspaper printed and published in India without conforming to rules laid down in the भारत में मुद्रित और प्रकाशित किसी भी समाचार पत्र को किसमें निर्धारित नियमों का पालन किए बिना भेजना प्रतिबंधित माना जाएगा। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी न्यूज़पेपर जिसे भारत में प्रिंट और पब्लिश किया जाता है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 का पालन करते हुए वो नहीं पाया जाता है तो उसे क्या माना जाएगा, प्रोहिबिट माना जाएगा, निषिद्ध माना जाएगा। It is prohibited to send or receive any newspaper, book or document containing any seditious matter, that is to say any matter the publication of which is published punishable under किसी भी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज को भेजना या प्राप्त करना निषिद्ध है जिसमें कोई राजद्रोही सामग्री हो, यानी कि कोई ऐसी सामग्री जिसका प्रकाशन किसके तहत दंडनीय या पुनिशेबल हो। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत जिस सामग्री का प्रकाशन दंडनीय है वो इसमें आ जाएगा कि कोई भी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज जिसमें कोई राजद्रोही सामग्री हो वो इसके तहत पुनिशेबल मानी जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। रूल नंबर 196 है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। अंडर इंपोर्ट ऑर्डर 1955, इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय पोस्ट एलोड, आयात आदेश 1955 के तहत डाक द्वारा माल के आयात की अनुमति है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर, अब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर होते हैं जिनके तहत कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट माना जाता है, लेकिन ये जो आपका इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955 है इसके तहत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। कौन सी वस्तुएं वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके तहत वस्तुओं के आयात की अनुमति होती है। ए फॉरेन प्रोहिबिटेड आइटम इज फाउंड इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन देन, यदि प्रसारण के दौरान विदेशी निषिद्ध वस्तु पाई जाती है तो क्या किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। सेंट टू नियरेस्ट कस्टम कलेक्टर, इसे निकटतम कस्टम कलेक्टर को भेज दिया जाएगा। तो फॉरेन प्रोहिबिटेड आइटम के मामले में कि यदि कोई भी आपकी विदेशी डाक वस्तु में कुछ भी प्रोहिबिट सामान पाया जाता है प्रसारण के दौरान तो उसे नज़दीकी कस्टम कलेक्टर को भेज दिया जाएगा। Inquiries regarding import and export restrictions relevant in India may be addressed to whom, भारत में प्रचलित आयात और निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में पूछताछ को किसको संबोधित करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी टू द चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट न्यू दिल्ली, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक नई दिल्ली को इस चीज़ के बारे में आप संबोधित कर सकते हैं। तो आपको अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप किससे इसकी इंक्वायरी करेंगे, चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट न्यू दिल्ली से। Which of the following are true about articles which are not included in Exports Control Order 1968? निर्यात नियंत्रण आदेश 1968 में शामिल नहीं किए गए लेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। दे आर फ्री फ्रॉम एक्सपोर्ट कंट्रोल, ऐसे आर्टिकल जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1968 में वो एक्सपोर्ट कंट्रोल से मुक्त होते हैं। They will be dispatched by post without any export license, और उन्हें बिना किसी निर्यात लाइसेंस के भी डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। Which of the following is not prohibited to include in all types of foreign articles? निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार की विदेशी वस्तुओं में शामिल करना प्रतिबंधित है। करेक्ट आंसर प्रतिबंधित नहीं है।
तो अगर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस की बात करें, किसी भी डार्क वस्तु में डालकर आप इनको नहीं भेजेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और डिलीट्रिशियस सब्सटेंसेस, इन सबको डार्क के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। किसी भी डार्क वस्तु में इनको शामिल करने की अनुमति नहीं है, लेकिन ड्रग्स और मेडिसिन इनको डार्क के माध्यम से भेजा जा सकता है। For a foreign article containing export items which are more than 100 years old require antiquity clearance फ्रॉम डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसमिशन। ऐसी वस्तुएं जो 100 साल से अधिक पुरानी हैं, उन वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या चाहिए आपको? विभाग से पुरातन मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो किस विभाग से? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक्स इज प्रोहिबिटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसके तहत मादक पदार्थों का निर्यात प्रतिबंधित है? करेक्ट आंसर आ जाएगा कस्टम्स एक्ट, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत। तो सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आप मादक पदार्थों को डाक के माध्यम से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हु सैंक्शंस एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड? सोने के निर्यात को कौन मंजूरी देता है? यानी कि आप अगर सोना भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किससे अनुमति चाहिए? तो एक्सपोर्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सैंक्शन या मंजूरी आपके पास होनी चाहिए। आर्टिकल्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दी आर फ्री फ्रॉम दी एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड मे बी डिस्पैच्ड बाई पोस्ट विदाउट एनी एक्सपोर्ट लाइसेंस टू ऑल परमिसिबल डेस्टिनेशंस। जो वस्तुएं किसमें शामिल नहीं हैं, वे निर्यात नियंत्रण से मुक्त हैं और उन्हें बिना किसी निर्यात लाइसेंस के सभी अनुमत गंतव्यों को डाक द्वारा भेजा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ए आ जाएगा एक्सपोर्ट ऑर्डर 1968। ऐसी डाक वस्तुएं जो एक्सपोर्ट ऑर्डर 1968 में शामिल नहीं है, वो एक्सपोर्ट कंट्रोल से मुक्त होती हैं और उन्हें आप निर्यात करने के लिए आपको वहां पे किसी भी एक्सपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसका क्या मतलब होगा? जितनी भी वस्तुएं एक्सपोर्ट ऑर्डर 1968 में शामिल हैं, उनको पोस्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस या निर्यात लाइसेंस होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The export of coffee and tea is regulated by the कॉफ़ी और चाय का निर्यात किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर और टी बोर्ड कलकत्ता के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। द एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी एंड टी इज रेगुलेटेड बाय द कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर एंड टी बोर्ड कलकत्ता अंडर द प्रोविजंस ऑफ द। कॉफ़ी और चाय के निर्यात को कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर और चाय बोर्ड कलकत्ता द्वारा किन प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है? ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कॉफ़ी एक्ट 1942 और टी एक्ट 1953 के तहत रेगुलेट किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 197 है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पीपी फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड? किन मामलों में पीपी फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। आर्टिकल कवर्ड बाय सर्टिफिकेट इशूड बाय आरबीआई, जहां पे आपके पास आर्टिकल के लिए एक सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, वहां पे आपको पीपी फॉर्म संलग्न करने की जरूरत नहीं होगी। वेयर द आर्टिकल इज कवर्ड बाय अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ बैंक ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, जहां वस्तु विदेशी मुद्रा में लेन देन के लिए अधिकृत बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा कवर की जाती है और जहां पे आर्टिकल की वैल्यू 50 रुपए से कम हो, तो इन सब मामलों में पीपी फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who gives the special permission for import and export of currency notes? मुद्रा नोटों के आयात और निर्यात की विशेष अनुमति कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। Import into India of bank notes and currency notes from foreign countries is regulated by whom? विदेशों से बैंक नोटों और करेंसी नोटों का भारत में आयात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को रेगुलेट करता है। वेयर दी पीपी फॉर्म्स आर अवेलेबल, पीपी फॉर्म कहां पर उपलब्ध होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 199 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडर या प्रेषक की क्या जिम्मेदारी होती है? इफ अ पोस्टल आर्टिकल इज डिटेन्ड
कन्फिस्केटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज। यदि कोई पोस्ट की गई डाक वस्तु को किसी कानून के अनुसार हिरासत में ले लिया जाए या जब्त कर लिया जाए तो इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सेंडर या एड्रेसी। अब ये नहीं कि आपने एक डाक वस्तु पोस्ट कर दी, पोस्ट के बाद आपने मान लीजिए उसमें कुछ भी प्रोहिबिटेड सामान डाला था, फिर आर्टिकल को डाकघर ने पोस्टिंग के लिए एक्सेप्ट कर दिया और पोस्ट कर दिया, तो वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नहीं, बाद में अगर उसमें कुछ भी प्रोहिबिटेड सामान पाया जाता है तो उस चीज़ के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, डाकघर उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सेक्शन नंबर 11 है इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स, पूछताछ और शिकायतें। टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स, पूछताछ और शिकायतों के लिए समय सीमा क्या है? What is the time limit for inquiries and complaints regarding articles of letter and parcel mail? पत्र और पार्सल मेल लेखों के संबंध में पूछताछ और शिकायतें किस समय सीमा के भीतर की जानी चाहिए? 1 वर्ष की अवधि के भीतर की जानी चाहिए, लेकिन 1 वर्ष की अवधि कब से गिनी जाएगी? 1 year फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ पोस्टिंग। आर्टिकल को पोस्ट करने के दूसरे दिन से 1 वर्ष के भीतर इस चीज़ के बारे में आप पूछताछ या शिकायत कर सकते हैं। टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मनी ऑर्डर, वीपी एंड सीओडी आर्टिकल ऑफ फॉरेन पोस्टेज, विदेशी डाक के मनी ऑर्डर, वीपी या सीओडी लेखों के बारे में पूछताछ और शिकायतों के लिए समय सीमा क्या है? 1 वर्ष की अवधि के भीतर, पोस्टिंग की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर आप इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी या कंप्लेंट कर सकते हैं। The liability is not accepted for the loss of foreign or registered article if the sender has not made an inquiry within a period of which of the following। यदि प्रेषक किस अवधि के भीतर जांच नहीं करता है तो विदेशी पंजीकृत वस्तु के नुकसान के लिए डाकघर द्वारा कोई भी देयता स्वीकार नहीं की जाएगी। तो 1 वर्ष की अवधि के भीतर रजिस्टर्ड आर्टिकल के बारे में कोई भी इंक्वायरी है तो वो कर लेनी चाहिए, उसके बाद डाकघर की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। कंप्लेंट्स रिगार्डिंग रजिस्टर्ड फॉरेन मनी ऑर्डर्स मस्ट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ, विदेशी मनी ऑर्डर से संबंधित शिकायतें किस अवधि के भीतर की जानी चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बने फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जारी होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर इस चीज़ के बारे में शिकायत करनी चाहिए। रूल नंबर 201 है इंक्वायरी फीस या पूछताछ शुल्क। What is the inquiry fees for foreign blind literature packets? विदेशी अंध साहित्य पैकेट के बारे में आप कोई पूछताछ करना चाहते हैं कि आपने कोई फॉरेन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा और उसके बारे में आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इंक्वायरी के कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स आर सबमिटेड ऑन, जांच और शिकायतें किस पर सबमिट की जाती हैं? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, ऑन प्लेन पेपर, इन्हें सादे कागज पर सबमिट किया जाता है। But is inquiry fees for foreign articles if more than one article of same kind are posted at the same time and placed by same sender to same address? विदेशी वस्तुओं के लिए पूछताछ शुल्क क्या लिया जाएगा? यदि एक ही प्रेषक द्वारा एक ही प्राप्तकर्ता के लिए एक ही प्रकार के 1 से अधिक लेख एक ही समय एक ही स्थान से पोस्ट किए जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो क्या इंक्वायरी फीस लगेगी फॉरेन आर्टिकल्स के मामले में? अगर आप 1 से ज़्यादा आर्टिकल्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं और आर्टिकल एक ही प्रकार के हैं, एक ही टाइम पे एक ही स्थान से सेम सेंडर और सेम एड्रेसी के लिए उन्हें भेजा गया है, तो सिर्फ एक आर्टिकल के लिए जो इंक्वायरी फीस बनती है वही सब आर्टिकल्स के संबंध में आपको देनी। यानी कि मान लीजिए अगर 6 रुपये का आर्टिकल की इंक्वायरी फीस है और आपने 10 आर्टिकल भेजे हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ 6 रुपये का भुगतान करना है, ना कि 60 रुपये का भुगतान करना है। Which of the following postal articles required original receipt for complaints and inquiries? किन डाक वस्तुओं के लिए शिकायतों और पूछताछ के लिए मूल रसीद की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल या सीओडी आर्टिकल है, इनके बारे में कोई भी पूछताछ या शिकायत आप करना चाहते हैं तो जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी या जो भी कंप्लेंट आप करेंगे उसके साथ आपको ओरिजिनल रिसिप्ट, कौन सी ओरिजिनल रिसिप्ट? क्योंकि जब इस तरह के आर्टिकल्स को आप बुक करते हैं तो डाकघर के द्वारा उस आर्टिकल के लिए आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, तो इन आर्टिकल्स के संबंध में पूछताछ या शिकायत करने के लिए आपको वो रिसिप्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
बट इज इंक्वायरी फीस फॉर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फॉरेन रजिस्टर्ड लेटर विद एडवाइस ऑफ डिलीवरी, वितरण की सूचना सहित विदेशी पंजीकृत पत्र से संबंधित शिकायतों के लिए जांच शुल्क क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, इसमें कोई भी जांच शुल्क नहीं लिया जाता है, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने एडवाइस ऑफ डिलीवरी के साथ रजिस्टर्ड आर्टिकल को भेजा था तो इस तरह के आर्टिकल के लिए इंक्वायरी फीस नहीं लगती है। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 खत्म हो जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के कर चुके हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को करते हैं, आपके एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आएंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के, आप देखेंगे इन्हीं क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अगर आपके इन क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसी तरह के हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेवल की तैयारी आपकी इस बुक से हो जाएगी। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर्स की या थ्योरी वाली बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्लासेस में जुड़ना है तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक छोटी सी शुरुआत की है पौधे लगाने की। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़े, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें और हौसला रहेगा और हम और ज़्यादा पौधे लगाएंगे। धन्यवाद।